तुम जो आम दिनों में मांस खरीदने तक के पैसे बचाते हो, एक ब्लाइंड डेट पर 2 करोड़ की सुपरकार लेकर पहुंच गए। जब सबको लगा कि तुम कोई बहुत बड़े रईस हो जो बस आम जिंदगी का मजा ले रहे हो, तभी तुमने उस खूबसूरत लेडी बॉस को 6 युआन वाले सस्ते नूडल्स थमा दिए। पूरी इंटरनेट की दुनिया तुम्हें पागल कह रही है, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्टार्स को भी लगा कि तुम बस भाव खा रहे हो और कोई गेम खेल रहे हो। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम वाकई में सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय हो। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक अकड़ भरी और चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी। लिन चेन, सुन रहे हो? 10 लाख मिलेंगे, बोलो काम करोगे या नहीं? ये सुनते ही तुम्हारी पलकें झपकने लगी और सांसें तेज हो गई। 10 लाख? तुम्हारी छोटी बहन लिन या अभी भी आईसीयू में पड़ी है और अगले हफ्ते के ऑपरेशन के लिए ठीक 10 लाख रुपयों की कमी है। इसी पैसे के लिए तुम पिछले 3 महीनों से लगातार पूरी पूरी रात डिलीवरी कर रहे हो और अब तुम्हारा शरीर टूटने लगा है। करूंगा। तुमने बिना सोचे समझे एकदम कड़क आवाज में जवाब दिया, बस पैसे सही मिलने चाहिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तुम जियांगचेंग शहर के डिलीवरी सर्कल में काफी मशहूर हो और लोग तुम्हें जिद्दी खिलाड़ी कहते हैं। तुम्हारे लिए जिंदगी का बस एक ही वसूल है जो पैसा देगा, वही बॉस है। फोन पर अमीर घर के बिगड़े लड़के वांग टेंग ने ठहाका मारते हुए कहा, चलो कम से कम तुम समझदार तो हो, काम बहुत सीधा है। मेरी जगह एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट स्टारी लाइट में डेट पर चले जाओ। मेरे घर का वो बुढ़ा मुझे जबरदस्ती एक शेरनी जैसी औरत से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। उस औरत का जिक्र करते ही वांग टेंग गुस्से से दांत पीसने लगा। सुना है वो 100 किलो की है, चेहरे पर बस चर्बी लटकती है और उसका गुस्सा किसी बारूद जैसा है। वह साक्षात एक चलता फिरता टैंक है और मैं वांग टेंग इस शहर का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। उस चुड़ैल से शादी करने से अच्छा है कि मैं गायब हो जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी वही फटी पुरानी डिलीवरी वाली वर्दी पहनकर उसे जलील करने जाओ। याद रखना, तुम जितना ज्यादा अकड़ दिखाओगे और जितना घटिया बर्ताव करोगे, उतना ही अच्छा होगा। अरे बकवास, तुम चाहे उसे गाली दो या सीधा उसके मुंह पर रेड वाइन फेंक दो, बस ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। अगर ये काम हो गया तो 1 लाख रुपए सीधे तुम्हारे कार्ड में आएंगे और 20,000 का एडवांस तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ। अगले ही पल फोन पर एक टोन बजती है, अली पे में 20,000 रुपए आ गए हैं। ये देखते ही तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर वांग, लोगों को परेशान करने और घटिया हरकतें करने में तो मैं प्रो हूँ। फोन काटकर तुम अभी अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी और मशीनी आवाज गूंजती है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने एक बहुत ही अजीब ऑर्डर लिया है। गॉड लेवल पावर लेवलिंग सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है। मिशन की जानकारी, क्लाइंट की बिजनेस डेट को पूरी तरह बर्बाद करना और एक बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़के का नाटक करना। मिशन लेवल, होस्ट को मिशन पूरा करने में मदद के लिए कुछ इनाम दिए जा रहे हैं। पहला, एक कोनिग्सेग 11 सुपर कार जिसे तुम अगले 2 घंटों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, गॉड लेवल बॉस ऑरा जो तुम्हारे आसपास के लोगों पर जबरदस्त प्रेशर डालेगा। और तीसरा, अरमानी का एक खास हैंडमेड ब्लैक सूट। ये सब सुनकर तुम एकदम सन्न रह जाते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि इस सिस्टम का क्या मतलब है। सालों की कड़ी मेहनत और थकान की वजह से जो तुम्हारी कमर थोड़ी झुक गई थी, वो अब एकदम सीधी हो गई थी। उस जादुई बॉस ऑरा के एक्टिवेट होते ही तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा कद और रुतबा अचानक से कई गुना बढ़ गया हो। तुम जो पहले बिल्कुल साधारण दिखते थे, अब एक पावरफुल इंसान की तरह चमक रहे थे। उसके मासूम लेकिन सख्त चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी बेरुखी और ठसक दिखाई दे रही थी, मानो वो लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाला कोई राजा हो। तभी अचानक एक पुरानी खूंखार शिकारी जानवर की दहाड़ जैसी इंजन की आवाज तुम्हारे सामने गूंज उठी। तुम्हारे सामने काले रंग की बेहद शानदार और जादुई सी दिखने वाली एक सुपर कार खड़ी थी। ये थी कोनिग्सेग 121 जो पूरी दुनिया में सिर्फ 6 है और जिसकी कीमत करीब 120 मिलियन है। सड़क पर चलने वाले लोग उस आवाज से थर्रा गए और सबकी नजरें एक साथ उसी तरफ मुड़ गई। पूरा मजमा हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, क्या ये सच में घोस्ट सुपर कार है? ये असली है या नकली? इसकी कीमत में तो पूरे शहर की जमीन खरीदी जा सकती है। वहां से गुजर रही लड़कियां तो उसे देखकर ही दीवानी हो गईं। उसका रुतबा इतना खतरनाक था कि किसी की उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने एक गहरी सांस ली, उस कार की चाबी को मजबूती से पकड़ा और तुम्हारे चेहरे पर एक कतई जहर मुस्कान आ गई। तुमने मन ही मन कहा, वांग शाओ, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी अकड़ दिखाऊं तो अब देखो कि असली तबाही किसे कहते। ठीक 20 मिनट बाद तुम शहर के सबसे महंगे 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट स्टारी लाइट के सामने पहुंचे। कार के इंजन की वो डरावनी आवाज वहां जाकर रुकी और उसके कैंची जैसे दरवाजे धीरे से ऊपर की तरफ खुले। तुम अपने काले रंग के महंगे सूट और चमकते जूतों के साथ रेड कारपेट पर उतरे। वहां दरवाजे पर खड़े वो दरबान जो अक्सर लोगों के कपड़े देखकर उन्हें जज करते थे, इस वक्त डर के मारे अपनी सांसें रोके खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर देखे। उन्होंने झुककर अपना सिर लगभग सीने तक नवा लिया था।
साहब, आपका स्वागत है। दरबान की आवाज हकपका रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। तुमने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं और सीधे रेस्टोरेंट के गेट की तरफ बढ़ गए और फिर धड़ाक तुमने एक जोरदार लात मारकर उस भारी दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर आया वो कांच का दरवाजा जोर से थरथराने लगा। उसी पल मेरा गॉड लेवल बॉस और अब पूरी तरह एक्टिव हो गया और पूरे रेस्टोरेंट की हवा जैसे अचानक गायब ही हो गई। वहां बज रही वायलिन की धुन अब भी गूंज रही थी, लेकिन पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। खाना खा रहे सभी बिजनेस टाइकून और बड़े बड़े रईस एक साथ अपनी कांटे चम्मच छोड़कर सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। सब हैरान थे कि ये किस खानदान का शहजादा है। ऐसा दबदबा तो उन्होंने सिर्फ राजधानी के किसी बहुत बड़े वीआईपी इंसान में ही देखा था। मेरी नजरें किसी पर नहीं टिकी थी क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, उस 200 किलो की जंगली शेरनी को ढूंढना, इस डेट को पूरी तरह से बर्बाद करना और अपने 1 लाख रुपए हाथ में लेना। तभी मेरी नज़र सीधे खिड़की के पास वाली वीआईपी टेबल नंबर 8 पर जाकर टिकी। मैंने एक ठंडी मुस्कुराहट दी और पूरे प्रेशर के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने टेबल के पास पहुंचकर कहा, सुना है तुम मुझसे शादी की बात करना चाहती हो, कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? मैं कुर्सी खींचकर उसे खरी खोटी सुनाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी उस पार्टनर का चेहरा साफ साफ देखा, मेरे सारे डायलॉग मेरे गले में ही फंस कर रह गए। वो कोई 200 किलो की जंगली शेरनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत औरत थी जिसे देखकर किसी की भी सांसें रुक जाएं। सफेद प्रोफेशनल सूट में उसकी बॉडी का हर कर्व एकदम परफेक्ट और बेदाग था। उसकी गोरी स्किन लाइट में किसी कीमती पत्थर की तरह चमक रही थी और गले में पहने उस नीलम के हार को देखकर ही पता चल रहा था कि वो करोड़ों का है। उसके नैन नक्श इतने खूबसूरत थे जैसे किसी ने उन्हें बड़ी बारीकी से तराशा हो। वो एकदम शांत, रॉयल और बेहद ग्रेसफुल लग रही थी। उसकी वो लंबी और बर्फीली आंखें ऐसी थी जो किसी को भी खुद से कोसों दूर पर मजबूर कर दी है। कोई और नहीं बल्कि शहर की नंबर 1 कोल्ड ब्यूटी और सू फैमिली की मालकिन सु मुस्वे थी। इस वक्त सु मुस्वे के लिए भी हालात काफी मुश्किल नजर आ रहे थे। जब उसकी नजरें तुमसे मिली तो वो शख्स जो आसमान गिरने पर भी पलक नहीं झपकाता था, तुम्हारे अंदर की उस खतरनाक पावर को महसूस करते ही सन रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, इतना तगड़ा ऑरा। दादाजी ने तो कहा था कि आज वोंग फैमिली का वो बेकार लड़का वोंग टिंग आने वाला है। उस जैसे अय्याश और फालतू इंसान के पास ऐसी कातिलाना एनर्जी कैसे हो सकती है? ये आदमी कुछ भी हो सकता है, पर वोंग टिंग तो बिल्कुल नहीं है। दोनों अपनी जगह से हिले तक नहीं, मानो पूरी हवा ही जम गई हो। तुम बाहर से तो एकदम कूल और शांत दिख रहे थे, लेकिन असल में तुम अंदर ही अंदर वांगटिंग की पूरी खानदान को गालियां दे रहे थे। वांगटिंग तेरी तो ऐसी की तैसी, तू इसे 80 किलो की शेरनी बोल रहा था, तू इसे इंसानी टैंक कह रहा था। भाई, अगर शेरनी ऐसी दिखती है तो मैं रोज इसके पंगे लेने को तैयार हूँ, लेकिन मिशन तो तुम ले ही चुके थे और वो 1 लाख रुपए अभी सामने ही रखे थे। आखिर छोटी बहन के ऑपरेशन के पैसों का सवाल था। तुमने अपने दांत पीसे और तय किया कि चाहे जो हो जाए, तुम्हें वो बदतमीज और बिगड़ैल अमीरजादे वाला नाटक जारी रखना ही होगा। अभी तुम सोच ही रहे थे कि बाएं हाथ से रेड वाइन चेहरे पर फेंकूं या दाएं हाथ से पूरी मेज पलट दूं। तभी बिना किसी चेतावनी के रेस्टोरेंट की बड़ी सी कांच वाली दीवार एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। मजबूत कांच किसी कागज की तरह पल भर में बिखर गया और उसके हजारों टुकड़े चारों तरफ हवा में उड़ने लगे। जो मिशेलिन रेस्टोरेंट अभी कुछ पल पहले किसी मैगजीन कवर जैसा शानदार दिख रहा था, वो अगले ही पल एक भयानक तबाही के मंजर में बदल गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई, मेज कुर्सियां पलट गईं और कांच के टुकड़ों ने सब तहस नहस कर दिया। तभी ठा 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 3 गोलियां चली और छत पर लगा वो विशाल क्रिस्टल झूमर सीधे नीचे आ गिरा। 5 नकाबपोश हमलावर उस टूटी हुई खिड़की से अंदर कूदे। उनके चेहरे काले मास्क से ढके थे, हाथों में AK राइफलें थी और कमर पर चमकते हुए मिलिट्री चाकू लटके थे। उनमें से एक गुंडा दहाड़ा, अपनी जबान बंद रखो और सब के सब चुप हो जाओ, अपने हाथ सिर के पीछे रखो और नीचे झुक जाओ। अगर किसी ने हिलने की भी हिम्मत की तो उसे वहीं ढेर कर दूंगा। उस कारफेस वाले आदमी ने जोर से चिल्लाते अपनी गन की नली सीधे रेस्टोरेंट के मैनेजर की तरफ तान दी। मैनेजर ने घबराहट में जैसे अलार्म बटन दबाने की कोशिश की, तड़ाक, एक गोली सीधे उसकी टांग में जा लगी। मैनेजर दर्द से बुरी तरह चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गया। पूरे हॉल में पल भर में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी अमीर लोग और बड़ी बड़ी औरतें डर के मारे पीली पड़ गई और जमीन पर लेट गई। उनकी वे जोर से लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सु मुस्यू का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उसने बिजनेस की दुनिया में बहुत साजिशें और उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन असली बंदूकों और जानलेवा बदमाश से उसका सामना पहली बार हुआ था। उसने डरते हुए तुम्हारी तरफ देखा और देखते ही दंग रह गई। तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, बल्कि तुम्हारे माथे पर हल्की सी शिकन थी, जैसे तुम्हें बस इस बात का बुरा लगा हो कि इन लोगों ने तुम्हारी परफॉर्मेंस के बीच में दखल डाल दिया है।
जैसे ही सिस्टम की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, तुम्हें महसूस हुआ कि एक जबरदस्त और लगभग फाड़ देने वाली ताकत तुम्हारी रग रग में भर गई है। लड़ने और दुश्मनों को खत्म करने की अनगिनत तकनीकें सीधे तुम्हारी मांसपेशियों की याददाश्त में छप गई। इस पल तुम वो 1 लाख रुपए के लिए पागलों की तरह डिलीवरी करने वाले मामूली इंसान नहीं रहे, बल्कि मौत के वो खूबसूरत देवता बन चुके थे जो हजारों खतरों को पार करके निकला हो। वाह, आज तो हाथ बहुत बड़ा माल लगा है। एक हट्टे कट्टे गुंडे ने पूरे कमरे में नजर घुमाई और उसकी निगाहें अचानक सु मुश्यू पर जाकर टिक गई। भले ही वहां सब कुछ तितर बितर हो चुका था, लेकिन सु मुश्यू की खूबसूरती अभी भी आंखों में चुभ रही थी, खासकर उसके गले में मौजूद वो नीलम का हार जो देखने में ही बेशकीमती लग रहा था। उन गुंडों की आंखों में लालच और गंदी नियत साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी बंदूक ताने हुए बड़े कदम बढ़ाकर आगे बढ़े और बोले, है क्या कतई जहर माल है। ओ सुंदरी, ये हार उतार कर दे और हमें भी थोड़ा खुश होने का मौका दे। ये कहते ही उसने सुमुश्वे की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल शश, एक साफ बनावट वाले और ताकतवर हाथ ने किसी लोहे की जकड़ की तरह उस गुंडे की कलाई को दबोच लिया। वो गुंडा सन्न रह गया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें तुम्हारी उन ठंडी और बेजान आंखों से मिली। अपना गंदा हाथ पीछे हटाओ। तुम्हारी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। तेरी तो मरने का शौक चढ़ा है क्या। गुंडा गुस्से से पागल हो गया और अपनी बंदूक के बर्ट को उठाकर तुम्हारे सिर पर दे मारने ही वाला था। तभी कचाक, तुमने बस हल्का सा अपनी कलाई को घुमाया और उसका वो मोटा हाथ किसी रस्सी की तरह मरोड़ दिया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह बेकार हो गया। गुंडा दर्द के मारे जोर से चीखने ही वाला था कि तुमने उसकी आवाज बीच में ही घोंट दी। तुमने बड़े ही क्लासिक अंदाज में एक हाथ से अपनी गहरी काली रेशमी टाई खोली। वो टाई तुम्हारे हाथों में आते ही जैसे कोई जिंदा हथियार बन गई हो। टाई को घुमाकर तुमने एकदम सटीक तरीके से उस गुंडे की गर्दन में फंसा दिया। अपने घुटने से उसकी पीठ को दबाया और पूरे जोर से टाई को पीछे खींचा। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कड़क की आवाज आई और वो हथियारबंद गुंडा किसी कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर ढेर हो गया। लाओसान, उस डरावने निशान वाले लीडर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि महंगे सूट में दिखने वाला ये टॉप लेवल का बिजनेसमैन उन जैसे खूंखार अपराधियों से भी 10 गुना ज्यादा बेरहम हो सकता है। गोलियां चलाओ, इसे अभी के अभी खत्म करो। बाकी बच्चे तीनों गुंडों ने एक साथ अपनी बंदूकें तुम्हारी तरफ घुमा दी, लेकिन तुम्हारी रफ्तार उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज थी। तुमने अपने सामने रखी सैकड़ों किलो की उस भारी लकड़ी की मेज को एक जोरदार लात मारी। धड़ाम, वो मेज किसी तोप के गोले की तरह जाकर लगी और पल भर में ही उसने 2 गुंडों को उड़ाकर रख दिया। उन सबको वहीं धूल चटाते हुए तुमने उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। उसी पल तुम कवर का फायदा उठाकर तेजी से उनके करीब पहुंचे। हवा में तुम्हारी किक ने एक बहुत ही शार्प और एलिगेंट लाइन बनाई। तुमने तो अपने सूट का बटन तक नहीं खोला था, फिर भी तुम्हारी हर मूवमेंट इतनी स्मूथ और प्रिसाइज थी कि तुम्हारा हर वार दुश्मन पर पूरी तरह हावी हो रहा था। तभी तुमने एक जोरदार कोनी सीधे तीसरे गुंडे के सीने पर दे मारी। धड़ाम, वो आदमी सीधा पीछे उड़ता हुआ गया और वाइन कैबिनेट से जा टकराया और वहीं बेहोश हो गया। अब पूरा रेस्टोरेंट एकदम सुनसान हो चुका था। वहां का सन्नाटा डरा देने वाला था। वहां सिर्फ उन गुंडों की कमजोर पड़ती और कांपती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जमीन पर पड़े हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बिना किसी हथियारों से लैस इन बदमाशों को इस तरह खत्म करना किसी आर्ट से कम नहीं था। सु मुश्यू तुम्हें देख रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरानी थी। वो सोच रही थी कि तुम आखिर हो कौन। ये जानलेवा फुर्ती, ये सुकून और ये अंदाज, जैसे पूरा सीन तुम्हारे कंट्रोल में हो। आखिर पूरे चाइना में ऐसा कौन सा रईस खानदान है जो ऐसे मॉन्स्टर को पाल सकता है। अब वहां सिर्फ वो स्कारफेस वाला आदमी खड़ा था, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। बंदूक पकड़े हुए उसके हाथ बुरी तरह डगमगा रहे थे। तुम उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगे, जैसे कोई साक्षात यमराज उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। ठा, बंदूक की नली से आग निकली। सुमुश्यू का दिमाग सुन्न हो गया और उसे अपनी आंखों के सामने खतरा मंडराता दिखा। लेकिन ठीक उसी पल जैसे ही गोली निकली, एक लंबा चौड़ा काला साया किसी टेलीपोर्टेशन की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने पीछे मुड़कर देखा। तुमने अपनी पीठ बंदूक की नली के सामने कर दी और उसे अपनी बाहों में महफूज कर लिया। तभी धातु के टकराने की एक बहुत ही अजीब आवाज आई। वो 7.62 mm की राइफल की बुलेट, जो किसी भी इंसान के शरीर को चीरने के लिए काफी थी, तुम्हारे सूट की पीठ से टकराई, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य स्टील की दीवार से टकरा गई हो। बुलेट तुरंत पिचक गई और कालीन पर एक हल्की आवाज के साथ गिर गई। तुम्हारा शरीर 1 इंच भी नहीं हिला, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। वो डरावने चेहरे वाला गुंडा उस पिचकी हुई गोली को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अगले ही पल वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। वो चिल्लाया, भूत, ये तो भूत है। तुमने धीरे से अपना सिर घुमाया, पर उसे ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा।
तुमने बस अपनी उंगली से मेज पर रखे चांदी कांटे को हवा में उछाला। वो कांटा बिजली की रफ्तार से गया और सीधे गुंडे की कलाई को चीरते हुए उसके हाथ को पीछे खम्भे में जोर से गाड़ दिया। चीखें फिर से गूंजी, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। गुंडों के खिड़की तोड़कर अंदर आने से लेकर उनके ढेर होने तक ठीक 3 मिनट लगे थे। तुमने अपनी बिखरी हुई आस्तीन को ठीक किया और फिर से सुमुश्वे की तरफ देखा। इस वक्त सुमुश्वे की नजरें तुम पर ही जमी हुई थी। उसका दिल, जो पिछले 20 सालों से बर्फ की तरह जमा हुआ था, इस पल इतनी जोर से धड़का कि जैसे काबू से बाहर हो जाए। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और कंपन था। तुम उसके उस बेमिसाल चेहरे को देखकर मन ही मन एक ठंडी आ भरते हो। अब मैं प्लेबॉय होने का नाटक कैसे करूं, ये रिश्ता कैसे तोड़ूं? मेरा दिल ही नहीं कर रहा इसे कुछ भी बुरा बोलने का। इसलिए तुम बड़े ही स्वैग के साथ मुड़े और उसे अपना एक किलर साइड प्रोफाइल देते हुए भारी आवाज में बोले, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये काम अब मुझसे नहीं होगा। ये कहकर तुम बिना पीछे मुड़े रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ निकल गए। तुम्हारी पीठ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुमनाम हीरो अपनी पहचान छुपा कर जा रहा हो। पीछे रह गया तो बस वो हर तरफ बिखरा हुआ सामान और वो अरबपति लेडी बॉस सुमुश्वे, जो तुम्हें पागलों की तरह बस देखती ही रह गई। जैसे ही तुम रेस्टोरेंट के बाहर एक अंधेरे कोने में पहुंचे और ये पक्का कर लिया कि आसपास कोई देख नहीं रहा, तो वो दुनिया हिला देने वाला तुम्हारा खतरनाक एटीट्यूड और पावरफुल ऑरा एकदम से गायब हो गया। वो महंगा सूट भी गायब हो गया और तुम फिर से वही पीले कपड़ों वाले एक मामूली से डिलीवरी बॉय बन गए। ऑफ। तुमने माथे का पसीना पोंछते हुए चैन की सांस ली। भाई, सच में जान हलक में आ गई थी। शुक्र है उस सिस्टम शील्ड का, वरना आज तो मेरा पत्ता वहीं साफ हो गया होता। पर फिर तुमने थोड़ा मुस्कुरा कर सोचा कि जो अभी स्वैग झाड़ा है ना, उसका मजा तो एकदम कड़क था। बस अफसोस इस बात का है कि वो 1 लाख रुपए हाथ नहीं आए। अब फिर से वही डिलीवरी कर करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने पड़ेंगे। अपना सिर झटकते हुए तुम अंधेरे में खड़ी अपनी नन्ही सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर जाकर बैठे, हैंडल घुमाया और सीधे रात के सन्नाटे में गायब हो गए। तुम्हें तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि रेस्टोरेंट के एक कोने में सुमुश्वे का एक नन्हा सा इनविजिबल ड्रोन शुरू से लेकर आखिर तक अपना काम कर रहा था। असल में सुमुश्वे अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और अपनी फैमिली को यह साबित करना चाहती थी कि उसे किसी जबरदस्ती के रिश्ते या शादी की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने डार्क वेब पर पहले से ही एक एन्क्रिप्टेड लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी और वहां जो कुछ भी हुआ, तुम्हारा वो 100 करोड़ की सुपरकार में धमाकेदार तरीके से आना, उन 5 गुंडों को अपने नंगे हाथों से धूल चटा देना, अपनी बॉडी से गोली को रोकना और आखिर में वो मक्खन जैसा डायलॉग मारना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सारा नजारा बिना किसी कट के पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अब सीन बदलता है जियांगचेंग शहर की एक तंग और अंधेरी गली के छोटे से किराए के कमरे की तरफ, जहां मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती और तीखे नूडल्स की मिलीजुली अजीब सी महक आ रही थी। तुमने बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी की तरह नूडल्स का मसाला फाड़कर प्याले में डाला, उसमें खौलता हुआ गर्म पानी भरा और एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब से उसे दबा दिया ताकि नूडल्स जल्दी तैयार हो जाएं। अभी सिर्फ आधा घंटा ही तो बीता था जब तुम उस आलीशान मिशलिन रेस्टोरेंट में गुंडों की धुलाई कर रहे थे और 120 करोड़ की घोष सुपरकार चलाकर उस अरबपति लेडी बॉस की धड़कनें बढ़ा रहे थे। अभी तुम वही मामूली डिलीवरी बॉय हो जो अपनी 1 लाख की सर्जरी की फीस के लिए परेशान है और एक छोटा सा सॉसेज तक खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम खाना खाने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे बेड के पास रखा वो पुराना एंड्रॉयड फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगता है। इतने नोटिफिकेशंस और पॉपअप्स आने लगते हैं कि फोन की स्क्रीन गर्म होकर जलने लगती है, मानो अभी ब्लास्ट हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि शायद कोई वायरस है। तुम फोन को जबरदस्ती रिस्टार्ट करते हो और 2 मिनट बाद जब स्क्रीन ऑन होती है तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीबो, टिकटॉक और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है। हर जगह ट्रेंडिंग टॉपिक्स में तुम ही हो, सबसे हैंडसम और रहस्यमयी रईस लड़के की तलाश, अकेले ही गुंडों को धूल चटाने वाला असली हीरो और अरबपति कोल्ड लेडी बॉस सुमुश्वे की शादी का लाइव स्ट्रीम जिसमें सामने आया दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का। तुम्हारी वो एक लाइन, तुम बहुत खूबसूरत होने, तो पूरे देश की लड़कियों को दीवाना बना दिया है। तुम सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो प्ले करते हो जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है, जैसे किसी ड्रोन से हर एंगल से शूट किया गया हो। वीडियो की शुरुआत में तुम्हारी वो शानदार ब्लैक कोएनिग्सेग 1 कार रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी दिखती है। फिर सीन बदलता है और गुंडे खिड़की तोड़कर चिल्लाते हुए अंदर घुसते हैं और तभी एंट्री होती है तुम्हारी। लोगों ने उस वीडियो को स्लो मोशन में डाल दिया है ताकि हर कोई साफ साफ देख सके कि कैसे तुमने सिर्फ एक हाथ से उस गुंडे का हाथ मरोड़ दिया और अपनी सिल्क की टाई से उसे हिलने तक के लायक नहीं छोड़ा। कैसे तुम निडर होकर बंदूक के सामने खड़े हो गए ताकि तुम सुमुश्वे को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सको। आखिरी सीन में तुम अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर एकदम भारी आवाज में कहते हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये काम मैं अब नहीं करूंगा। इसके बाद तुम बड़े स्वैग के साथ वहां से निकल जाते हो और पीछे रह जाती है तुम्हारी वो डैशिंग पर्सनालिटी।
इस वीडियो पर अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन तो पूरी तरह पागल हो चुका है। लोग लिख रहे हैं, भाई क्या ये कोई फिल्म है? तभी जियांग चेंग के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर का कमेंट आता है, मैं गवाह हूं कि ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। वो पांचों गुंडे इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल थे जिन्हें इस मिस्ट्री मैन ने अकेले ही धूल चटा दी। हाथों से गोलियां रोकना, क्या ये बंदा किसी पुराने मार्शल आर्ट्स खानदान का वारिस है? वहां लोग सिर्फ लड़ाई ही नहीं देख रहे, बल्कि कुछ लोगों की नजर तो तुम्हारे सूट और कार पर है। वो सूट अरमानी ब्रांड का है, जिसे मिलान में 7 बड़े टेलर्स ने अपने हाथों से बनाया है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 ही सूट हैं। और उस कार की तो बात ही मत करो, 12 करोड़ की कोनिग्सेक घोस्ट, जिसे सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सा बड़ा रईस शहजादा है जो जिंदगी के मजे लेने बाहर निकला है। लड़कियां तो तुम्हारी दीवानी हो गई हैं और कोई तो तुम्हारी पहचान बताने वाले को 1 लाख का इनाम देने तक को तैयार है। करोड़ों लोग सरलक होम्स बनकर तुम्हारे बारे में अंदाजे लगा रहे हैं कि तुम कोई बहुत अमीर खानदान के वारिस हो या कोई महान फाइटर। लेकिन तुम्हारी तो यहाँ हालत खराब हो रही है, क्योंकि असल में तुम तो बस एक मामूली सा छोटा काम करने गए थे, यानी किसी के बदले डेट पर जाने का काम। पर तुम्हें क्या पता था कि वो मुशुए पूरा सीन इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होगी। अभी तुम ये सब सोचकर हैरान ही थे कि तभी तुम्हारे दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज़ गूंजती है। सिस्टम कहता है, होस्ट के एक्शन की वजह से बहुत बड़े लेवल पर लोग हैरान हुए हैं। शॉक वैल्यू कलेक्शन सिस्टम अब पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। तुम्हें जियांग चेंग के पुलिस कैप्टन से 999 शॉक पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही अरबपति बिजनेस वुमन सु मुशुए से भी ढेर सारे पॉइंट्स मिलने लगते हैं। शॉक पॉइंट्स 9999। पूरी इंटरनेट की जनता से लगातार शॉक पॉइंट्स मिल रहे हैं। 1000, फिर 1000। सिस्टम स्क्रीन पर नंबर पागलों की तरह भाग रहे हैं। 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और आखिर में सीधे 15 लाख पर जाकर रुके। बधाई हो होस्ट, आपके कुल शॉक पॉइंट्स 15 लाख के पार पहुंच गए हैं। सिस्टम स्टोर अब आधिकारिक तौर पर खुल चुका है। होस्ट इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके स्टोर से कोई भी परमानेंट एबिलिटी, पैसा, लंबी उम्र या गॉड लेवल आइटम्स ले सकता है। ये सुनकर एक पल के लिए तुम्हारी सांसें थम गई। तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसा। जान बचाने के लिए पैसा। तुमने बिना एक पल भी हिचकिचाए सीधे अपने दिमाग से सिस्टम स्टोर खोला। सिस्टम, मुझे कैश चाहिए। तुम्हारी जरूरत को देखते हुए सिस्टम ने 5 लाख शॉक पॉइंट्स के बदले 20 लाख युआन का कैश दे दिया। पैसों का सोर्स सिस्टम ने विदेशी फंड्स के जरिए पूरी तरह लीगल कर दिया है और टैक्स भी भरा जा चुका है, इसलिए ये पूरी तरह से सेफ है। अगले ही पल मोबाइल पर एक मैसेज टोन बजी। एबीसी बैंक का मैसेज था, आपके अकाउंट में 15 अगस्त की रात 11:12 पर 20 लाख युआन जमा किए गए हैं। आपका मौजूदा बैलेंस 20,01,250 युआन है। 20 लाख। तुम फटी आंखों से उस मैसेज को देखते रहे और तुम्हारी आंखें भर आईं। जिस इंसान को असल जिंदगी ने जमीन पर पटक कर बार बार कुचला हो, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि इस रकम की अहमियत क्या है। छोटी बहन लिनिया आईसीयू में पाइपों के बीच जिंदगी की जंग लड़ रही है। हर दिन हजारों रुपयों का खर्चा किसी पहाड़ की तरह तुम्हारे सिर पर भारी था, लेकिन अब सर्जरी के पैसे हाथ में हैं और आगे के इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम भी हो गया है। अब तुम उसे शहर के सबसे अच्छे स्पेशल केयर वार्ड में शिफ्ट कर सकते हो। भगवान ने आखिर साथ दे ही दिया। तुमने जोश में अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। मैंने अपनी छाती में दबी उस भारी सांस को बाहर छोड़ा जो काफी वक्त से अटकी हुई थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, होस्ट, आपके पास अभी 10 लाख शॉक पॉइंट्स बचे हैं। मेरी सलाह है कि आप इन्हें किसी परमानेंट खुद की सुरक्षा करने वाली एबिलिटी में बदल ले। मैं तुरंत शांत हो गया। आज रेस्टोरेंट में उन गुंडों की जो मैंने धुलाई की थी, वो तो बस एक टेम्परेरी स्किल का कमाल था, लेकिन अब जब पूरा इंटरनेट मुझे ढूंढ रहा है, तो अगर असलियत में कोई खतरा सामने आया तो सालों से सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाकर बना मेरा ये कमजोर शरीर एक मामूली सड़क छाप गुंडे तक को नहीं हरा पाएगा। मैंने फौरन कहा, सिस्टम, एक परमानेंट स्किल एक्सचेंज करो। डिंग, 10 लाख शॉक पॉइंट्स खर्च हो गए। बधाई हो होस्ट, आपको मिली है परमानेंट गॉड लेवल ड्राइविंग मास्टरी। इस स्किल की खासियत यह है कि आप दुनिया की हर उस मशीन को चलाने में माहिर हो जाएंगे जिसमें पहिए, ट्रैक या यहाँ तक कि पंखे लगे हों। फिर चाहे वो कोई सुपर कार हो, टैंक हो या फिर कोई फाइटर जेट, आपके हाथों में आते ही वो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने लगेगी और आप उस गाड़ी के साथ पूरी तरह एक हो जाएंगे। अगले ही पल जानकारी का एक बहुत बड़ा सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा। गाड़ी का बैलेंस, टायरों की पकड़, हवा का दबाव और खतरनाक लिमिट ड्रिफ्टिंग ड्राइविंग का सारा विज्ञान और मसल मेमोरी पल भर में मेरे शरीर के रोम रोम में बस गई। इस वक्त अगर मेरे हाथ में सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील थमा दिया जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे खूंखार रेसिंग गॉड बन जाऊंगा। मैंने पूरी तसल्ली से अपनी गर्दन घुमाई और मेरी हड्डियों से चटकने की जोर से आवाज आई। पैसा बैंक में आ चुका था और अब हाथ में गॉड लेवल स्किल्स भी थी। आखिरकार आज पहली बार मेरे चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आई, लेकिन मेरी ये मुस्कान अभी खिली ही थी कि तभी धप धप धप
मेरे घर के उस पतले और कमजोर दरवाजे पर किसी ने बहुत ही बेरहमी से लातें मारनी शुरू कर दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवारों का पेंटक झड़कर नीचे गिरने लगा। दरवाजे के बाहर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी, लिंगचैन, ओए कमीने, बाहर निकल अभी के अभी। बाहर खड़े उस आदमी की आवाज में इतनी अकड़ थी कि मानो वो आज घर की छत ही उखाड़ फेंकेगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और तुम्हारी आंखों में एक कड़वाहट और ठंडक आ जाती है। तुम आगे बढ़ते हो और झटके से दरवाजा खोलते हो। बाहर वही फूल वाली शर्ट पहने और गुस्से से तमतमाया हुआ वांग टेंग खड़ा था। उसके पीछे 6-6 फुट से भी ऊंचे 3 तगड़े और हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके शरीर पर टैटू बने हुए थे और उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। आखिरकार तुमने दरवाजा खोल ही दिया। वांग टिंग अकड़ दिखाते हुए कमरे के अंदर घुसता है और अपनी नाक के पास हाथ हिलाते हुए बड़े ही घटिया अंदाज में कहता है, ये कैसा नरक जैसा कमरा है। यहाँ से मरे हुए चूहे और नूडल्स की सड़ी हुई बदबू आ रही है। इससे बेहतर तो सुअरों का तबेला होता है। ये कहते हुए उसने लात मारकर दरवाजे के पास रखे कचरे के डिब्बे को गिरा दिया। उसकी बदतमीजी अपनी हदें पार कर रही थी। लिंगचेन, क्या तुम्हारी शामत आई है? वांग टेंग अचानक चिल्लाया और तुम्हारी नाक के पास उंगली दिखाकर गालियां देने लगा। मैंने तुझे एडवांस पैसे दिए थे ताकि तू उस सुपरिवार की लड़की के सामने जाकर घटिया हरकतें करने का नाटक करे, लेकिन तू कहाँ मर गया था? मैं सामने वाले कैफे में 2 घंटे तक तेरा इंतजार करता रहा, पर तेरी परछाई तक नहीं दिखी। तेरी इस हरकत की वजह से मेरे बाप ने मुझे कुत्ते की तरह डांटा और कहा कि मैंने सुपरिवार को नीचा दिखाया है, क्योंकि सुमुशु के लाइव स्ट्रीम का कैमरा लगातार उस लड़के पर टिका था और उसके जबरदस्त ऑरा और महंगे सूट ने सबका ध्यान खींच लिया था। वांग टिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दहाड़ते हुए अपने गुंडों से कहा, इस पूरे कमरे को तहस नहस कर दो और इस लड़के की टांगे तोड़कर इसे अपाइज कर दो। मेरे पैसे लेकर काम न करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मैं इससे 10 गुना ज्यादा पैसा वसूल करूंगा और इसकी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बीतेगी। जी मालिक। वे तीनों बॉडीगार्ड्स अपनी उंगलियां चटकाते हुए और कमीनी मुस्कान के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ने लगे। अगर ये आधा घंटा पहले की बात होती तो शायद तुम डर जाते, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब हालात बदल चुके हैं। सच में पहले तुम्हें सोचना पड़ता, लेकिन अब तुमने सिस्टम से सीधे ताकत हासिल की है। तुम गोलियों की बौछार का सामना कर चुके हो और अभी अभी तुम्हें 20 लाख रुपए और परमानेंट गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल मिली है। अब तुम्हारी नजरों में ये गुंडे 2 पैरों पर चलने वाले उन कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं है। तुमने अभी क्या कहा था कि तुम मेरे पैर तोड़ दोगे? तुमने अपनी नजरें उठाई और बड़े ही सुकून से वांग टेंग की तरफ देखा। वांग टेंग का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि तुम्हारी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, जैसे कोई गहरी बर्फीली खाई हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी मौत के मुंह में खड़े इंसान को देख रहा हो। तभी सिस्टम का मैसेज गूंजता है, लो लेवल उकसावा डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम का पैसिव स्किल एब्सोल्यूट प्रेशर अपने आप एक्टिवेट हो रहा है। और ठीक उसी पल जब वो 3 बॉडीगार्ड्स तुम्हें लात मारने ही वाले थे, तभी अचानक तुम्हारे शरीर से एक ऐसा भयानक दबाव निकला जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले वाला सीईओ ऑरा तो बस दिखावे के लिए था, लेकिन ये दबाव पूरी तरह से खतरनाक और जानलेवा था। उन तीनों बॉडीगार्ड्स की आंखों में सामने खड़ा ये दुबला पतला डिलीवरी बॉय अचानक किसी ऐसे मौत के देवता में बदल गया जो हजारों जंगों से जिंदा बचकर निकला हो। हवा वहीं जम गई और तापमान एकदम गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला कसकर पकड़ लिया हो, जिससे उन्हें सांस लेने में भी दर्द होने लगा। धड़ाम। सबसे आगे खड़ा वो 100 किलो का बॉडीगार्ड एकदम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके घुटने सीमेंट की जमीन से इतनी जोर से टकराए कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। फिर एक के बाद एक दूसरा और तीसरा बॉडीगार्ड भी घुटनों पर आ गिरा। 190 सेंटीमीटर लंबे वो 3 ताकतवर मर्द तुम्हारे सामने कतार में झुक गए। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो सिर उठा सके। ठंडा पसीना उनके शरीर से बारिश की तरह बह रहा था और वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। वांग टेंग तो ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न हो गया। वो चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, इसे जान से मार दो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पागलों की तरह उन बॉडीगार्ड्स की पीठ पर लाते मारने लगा। वे तीनों कचरे की तरह जमीन पर लेटे हुए थे और उनकी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो तुम उन्हें हमेशा के लिए ढेर कर दोगे। तुमने उन बेदम पड़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे वांग टेंग की तरफ बढ़ने लगे। एक एक कदम बढ़ाते हुए तुम उसकी ओर आए। वांग टेंग अब पूरी तरह घबरा चुका था। वो हकलाते हुए बोला, तुम पास मत आओ। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे थे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके पैर पत्थर की तरह भारी हो गए थे। भागना तो दूर, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तुम उसके ठीक सामने आकर खड़े हो गए और उसे नीची नजरों से देखने लगे। फिर तुमने अपना वो
पुरा ने अपना वो एंड्रॉयड फ़ोन निकाला और तेज़ी से अपनी उंगलियां चलाने लगे। तुमने सिस्टम से 10 सेकंड के लिए गॉड लेवल हैकर एबिलिटी उधार ली। सिस्टम जैसी एडवांस चीज़ के लिए इस दुनिया का कोई भी फायरवॉल तोड़ना बच्चों का खेल था। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर तुमने वॉन्ग टेंग के लेटेस्ट आईफोन के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। वॉन्ग टेंग अभी भी अपनी झूठी अकड़ दिखा रहा था। उसने, इस टूटे हुए फ़ोन से क्या नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे पापा वांगसी रियल एस्टेट के चेयरमैन हैं। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुमने एक ठंडी हंसी के साथ उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, मिस्टर वांग, सुना है आपको नाइट क्लबों में वो गंदी हरकतें करने और चोरी छिपे उनके वीडियो बनाने का बहुत शौक है। यह सुनते ही वांग टेंग का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने बड़े शांत भाव से कहा, मुझे सिर्फ पता ही नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारी पसंद का एक खास एल्बम भी तैयार कर दिया है। फिर तुमने स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिक किया और बोले, मैंने अभी अभी ये सारे हाई डेफिनेशन वीडियो तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ग्रुप में, शहर की टॉप लड़कियों के ग्रुप में और तुम्हारी मंगेतर के व्हाट्सएप पर भेज दी हैं। यह सुनते ही वॉन्ग टेंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो पागलों की तरह अपना फ़ोन निकालकर चेक करने लगा और उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके वो सारे वीडियो जिन्हें उसने सबसे सुरक्षित फोल्डर में लॉक करके रखा था, अब हर बड़े ग्रुप में तहलका मचा रहे थे। खबरें हवा की तरफ फैलने लगी और सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तभी वो वो की आवाज के साथ फोन पागलों की तरह वाइब्रेट होने लगा। कॉलर आईडी पर नाम चमक रहा था, चेयरमैन पिता। वांग टेंग ने कांपते हुए फोन उठाया। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से ऐसी दहाड़ सुनाई दी जिसने पूरे कमरे की छत हिला दी। वांग टेंग, तू जानवर है, तूने पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हंगामा मच गया है। अभी अभी पुराने बंगले पर वापस आ, आज मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। वांग टेंग गिड़गिड़ाया, पिताजी मेरी बात सुनिए, यह सब हैकर्स का काम है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसने सर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उस पल उसे समझ आया कि उसने किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि फौलाद की उस चट्टान से टक्कर ली है जो उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला सकती है। उसके सामने खड़ा यह डिलीवरी बॉय जो देखने में बेहद गरीब लग रहा था, असल में कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। उसका वार इतना सटीक और बेरहम था कि उसने एक ही झटके में वॉन्ग टेंग की पूरी जिंदगी को चीर कर रख दिया था। तुमने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बिल्कुल शांत लहजे में कहा, जैसे किसी मक्खी को भगा रहे हो, अभी तक गया नहीं? क्या चाहता है कि अब मैं तुझे नूडल्स खिलाऊं? अब वॉन्ग टेंग पूरी तरह टूट गया। उसने फटी हुई आवाज में चीखते हुए कहा, तुम शैतान हो, तुम एक नंबर के शैतान हो। यह कहते ही वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। उसे अपने बॉडीगार्ड्स तक का ख्याल नहीं रहा। तुमने ठंडे लहजे में सिर्फ 2 शब्द कहे, बेकार लोग। फिर तुमने जमीन पर घुटने टेके उन तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहा, क्या अभी भी अपने मालिक का फोन यहीं छोड़कर जाओगे? जैसे ही उन बॉडीगार्ड्स ने यह सुना, वे फौरन फोन उठाकर वहां से दुम दबाकर भाग निकले। किराए का वे कमरा आखिरकार शांत हो गया। तुम दरवाजा बंद करके टेबल की तरफ ताकि अपनी पुरानी ठंडी हो चुकी नूडल्स खा सको। लेकिन इसी बीच उस तंग और पुरानी बस्ती की गली के बाहर वॉन्ग टेंग के भागने के 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि वहां 6.5 मीटर लंबी एक बेहद शानदार और कीमती कार आकर रुकी। एक ऐसी गहरे काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम खामोशी से आकर रुकी जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए। गाड़ी के आगे लगी वो सोने की वीआईपी नंबर प्लेट इतनी शानदार थी कि देखने वालों के पसीने छूट जाएं। धीरे से गाड़ी का दरवाजा खुला और टॉप क्वालिटी की काली हाई हील्स पहने एक खूबसूरत पैर ने उस कीचड़ और गंदगी से भरी जमीन पर कदम रखा। ये जियांगचेंग शहर का वो इलाका था जहां सालों से गंदा पानी जमा रहता था और डिलीवरी वाले भी अपनी बाइक यहाँ लाने से कतराते थे। पर आज ये तंग गली अजीब तरह से शांत थी। 6 मीटर से भी लंबी ये काली रोल्स रॉयस ऐसी लग रही थी जैसे किसी राजा की सवारी गलती की स्पिरिट ऑफ एस्टेसी झुग्गी झोपड़ी में आ गई हो। गाड़ी के बोनट पर लगी वो शुद्ध सोने की स्पिरिट ऑफ एक्सी धुंधली रोशनी में चमक रही थी और उसकी 888 वाली नंबर प्लेट देखकर तो दूर से ही लोगों के पैर कांपने निकल गए। गाड़ी से सना ग्लासेस पहने थे जिसने उसके उस हुस्न को छुपा रखा था जो पूरी दुनिया को दीवाना बना दे, पर इसके बावजूद वो इतनी रॉयल और ठंडी लग रही थी कि इस टूटी फूटी गली के माहौल में वो एकदम अलग ही चमक रही थी। उसके पीछे ग्रे रंग के चीनी सूट में एक दुबला पतला बुजुर्ग चल रहा था। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थी और उसके चलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। ये सू फैमिली का सबसे खास रक्षक और मार्शल आर्ट्स का महान ग्रैंड मास्टर फूबो था। फूबो ने आसपास की जर्जर इमारतों को देखते हुए हैरानी से पूछा, मैडम क्या वो सच में यही है? उसकी आवाज में उलझन थी। उसने आगे कहा, ड्रोन ने आखिरी सिग्नल इसी इलाके में पकड़ा था, लेकिन वो महान योद्धा जो अपने खाली हाथों से खतरनाक बदमाशों को ढेर कर दे और अपने शरीर से राइफल की गोलियां तक रोक ले, वो भला ऐसी घटिया जगह पर क्यों रहेगा? सू मुशुए ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अलग ही दीवानगी वाली चमक थी।
उसने कहा, फूबो आप नहीं समझेंगे। कहा जाता है कि जो सच में महान होते हैं वो अक्सर दुनिया की नजरों से छुपकर ऐसी ही भीड़भाड़ वाली गुमनाम जगहों पर रहते हैं। जो लोग सच में कामयाबी के शिखर पर होते हैं उन्हें पैसों और दिखावे की कोई परवाह नहीं होती। वो तो बस सादगी में रहकर अपनी रूह को तराशना चाहते हैं। उसने सामने उस गंदे और टूटे फूटे इलाके को देखा और उसकी आवाज में यकीन और भी बढ़ गया। जो इंसान पल भर में 12 करोड़ की घोस्ट सुपर कार निकाल सकता है, उसका ऐसी मामूली जगह पर होना ही ये बताता है कि वो किस लेवल का बंदा है। हम लोग उसे कभी नहीं समझ सकते, आज चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मुझे उसे ढूंढकर सामने से शुक्रिया कहना ही होगा। तभी वहां सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा खुला। सु मुसुए और फूबो ने फौरन उस तरफ देखा और दोनों वहीं जम गए। वहां तुम खड़े थे, पीले रंग की डिलीवरी वाली यूनिफॉर्म पहने और हाथ में नूडल्स का पैकेट लिए तुम धीरे धीरे बाहर आए। जैसे ही नजरें मिली वहां का माहौल जैसे एकदम थम गया। सु मुसुए का दिमाग तो जैसे सुन्न पड़ गया। भले ही इस वक्त तुमने वो महंगा सूट नहीं पहना था और नहीं तुम्हारे पास वो दम घोंट देने वाला खौफनाक रुतबा था, लेकिन वो इस चेहरे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। ये वही आदमी था जिसने रेस्टोरेंट में उसकी जान बचाने के लिए अपने शरीर पर गोली खाई थी। तुम। सु मुसुए के मुंह से अचानक ये निकला। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और खुशी साफ झलक रही थी, यहाँ तक कि उसका शरीर कांपने लगा। तुम भी थोड़े हैरान रह गए। तुमने अभी अभी सिस्टम से सारा पैसा और स्किल्स एक्सचेंज किए थे और सोचा था कि इस डिलीवरी के बहाने अपनी नई गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल को टेस्ट करोगे, पर दरवाजा खोलते ही वो सामने खड़ी थी। तुमने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हारे बस इतना कहते ही साथ खड़े फूबो एकदम अलर्ट हो गए। उन्होंने तुरंत सु मुशुए के आगे आकर उसे कवर किया और उनकी बॉडी से एक खतरनाक पावर महसूस होने लगी। यह आदमी वाकई बहुत गहरा खिलाड़ी है। फूबो लगातार तुम्हारी तरफ घूर रहे थे। हालांकि तुमने अभी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और तुम्हारे शरीर में किसी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की तरह वो ताकतवर ऊर्जा भी नहीं दिख रही, लेकिन फूबो की नजरों में तुम और भी ज्यादा खतरनाक हो। तुम उनके लिए एक ब्लैक होल की तरह हो जिसे पूरी तरह समझ पाना नामुमकिन है। जो इंसान अपने शरीर से गोलियां रोक ले, उसके सामने क्या डार्क रियम के मास्टर और क्या लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, शायद वो भी ऐसा कभी न कर पाए। तभी सु मुक्सुए ने फूबो को एक तरफ धक्का दिया और सीधे तुम्हारे सामने आ गई। फूबो की फटी रह गई आंखों के उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे आगे पूरे 90 डिग्री झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, सर, आपने मुझ पर जो बड़ा एहसान किया है उसे सु मुक्सुए जिंदगी भर नहीं भूलेगी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जबरदस्त सम्मान था। फिर उसने तुम्हारी डिलीवरी वाली ड्रेस देखी और तुम्हारे हाथ में रखे साधारण खाने की तरफ देखा। उसने तुम्हारा जरा भी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि तुरंत अपने दिमाग में एक पूरी कहानी बना ली। उसे यकीन हो गया कि तुम वाकई अपनी पहचान छिपाकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी को महसूस कर रहे हो। सबसे मामूली कपड़े पहना और साधारण खाना खाकर इस भीड़ भरी दुनिया में अपने मन को मजबूत करना। ये लेवल और ये सोच उन अमीर घर के बिगड़े लड़कों में कहाँ, जो बस गाड़ियां उड़ाना और लड़कियां घुमाना जानते हैं। वो तो तुम्हारी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुमने उसे देखकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। वो, असल में मैं सच में एक डिलीवरी बॉय हूँ। आज की डेट पर भी मैं बस एक बुकिंग के चक्कर में गया था। मैं समझ गई, मैं सब समझ गई, सु मुक्सुए ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब समझती हूँ सर। जब आपने अपनी असली पहचान छिपाकर इस आम दुनिया के मजे लेने का फैसला किया है तो मैं किसी को भी आपके बारे में एक शब्द नहीं बताऊंगी। इतना कहकर वो एक कदम और आगे बढ़ी। वो तुम्हारे इतने करीब आ गई कि उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू तुम्हें साफ महसूस हो रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, आपने मेरी जान बचाई है। इस एहसान के बदले आप मुझसे कोई भी मांग पूरी करवा सकते हैं, चाहे वह सु परिवार के आधे शेयर्स हों या फिर सु मुशुए ने अपने होंठ चबाए और इतनी धीमी आवाज में कहा जो शायद ही सुनाई दे, या फिर मैं खुद। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। पीछे खड़े फूबो तो यह सब सुनकर दंग रह गए। जियांगचिंग की नंबर 1 आइसबर्ग गॉडेस सरेआम एक मामूली डिलीवरी बॉय के सामने खुद को इस कदर समर्पित कर रही थी। अगर यह बात बाहर निकली तो पूरे जियांगचेंग के बड़े घरानों में धमाका हो जाएगा। तुम खामोश रहे। मन ही मन सोचा, दीदी, आखिर तुम समझ क्या रही हो? तुम्हारी सोचने की काबिलियत इतनी अजीब है कि तुम्हें पार्ट टाइम नॉवेल लिखना शुरू कर देना चाहिए। तुम अभी इस बेतुके रोमांस को मना करने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का अलार्म किसी चीख की तरह जोर से गूंज उठा। डिंग! एक अर्जेंट स्पेशल चेन ऑर्डर डिटेक्ट हुआ है। ऑर्डर देने वाला देश की टॉप आइडल किन कैक्सन का मैनेजर। क्लाइंट की स्थिति बेहद हताश और गंभीर। ऑर्डर की डिटेल, खतरनाक खिलाड़ियों के अंडरग्राउंड गाड़ियों के घेराव से बचकर किन कैक्सन को रेस्क्यू करना है। मिशन रेटिंग एस ग्रेड, जो कि जानलेवा और बेहद खतरनाक है। लोकेशन जियांगचिंग के 9वें डिस्ट्रिक्ट की माउंटेन रोड। क्या आप ऑर्डर स्वीकार करते हैं? तुम्हारी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। एस ग्रेड मिशन। अभी अभी गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल्स मिली थी
और तुम हाथ आजमाने के लिए जगह ही ढूंढ रहे थे। यह ऑर्डर तो जैसे सिस्टम ने खुद ही तुम्हें थाली में सजा कर दे दिया हो। तुमने तुरंत अपने दिमाग में जवाब दिया, ऑर्डर मंजूर है डिंग, मिशन स्वीकार कर लिया गया है। आपका टेम्परेरी व्हीकल एक हथियारों से लैस और बुलेट प्रूफ एस्टन मार्टिन वाल्किरी वॉरियर एडिशन लोकेशन के पास एक छिपी हुई जगह पर एयर ड्रॉप कर दिया गया है। होस्ट इसे कभी भी निकाल सकता है। तुम्हारी नजरें पल भर में बदल गईं, जैसे म्यान से तलवार निकल आई हो। तुम्हारी आंखों में वह चमक देख सु मुशुए का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसी नजरें, क्या तुम फिर से एक्शन में आने वाले हो? आखिर वह कौन है जिसने तुम्हें इतना सीरियस होने पर मजबूर कर दिया? उसने घबराते हुए पूछा। सर, आपके लिए क्या हुक्म है? जियांगचेंग में सु परिवार काफी पावरफुल है। चाहे वह कोई भी काम हो, जिसने भी तुमसे पंगा लिया है ना, मैं अभी के अभी पूरे शहर के रिसोर्सेज तुम्हारे लिए लगा सकती हूँ। सु मुशुए ने बहुत ही जल्दी में कहा, जैसे उसे डर हो कि एक सेकंड की भी देरी हुई तो वो तुम्हारी मदद करने का चांस मिस कर देगी। तुमने नीचे अपनी तरफ देखा। तुम्हारे हाथ में वो माला तांग यानी स्पाइसी नूडल्स का पैकेट था जो लगभग ठंडा होने ही वाला था। और फिर तुमने अपने सामने खड़ी उस अरबपति महिला प्रेसिडेंट को देखा। उसके चेहरे पर टेंशन थी और वो तुम्हारे लिए सच में किसी भी आग में कूदने को तैयार खड़ी थी। लेकिन अगले ही पल तुमने बिना कुछ ज्यादा सोचे वो पूरा का पूरा डिलीवरी वाला बॉक्स और वो माला तांग सीधा उस प्रेसिडेंट के हाथों में थमा दिया और बोले, ये माला तांग मेरी तरफ से डिलीवर कर देना, एड्रेस इस बॉक्स पर लिखा है। बस इतना कहकर तुम पलटे और अपनी उस खटारा सी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर बैठ गए और बिना पीछे मुड़े तुमने बस हवा में एक लाइन छोड़ दी, मैं एक बड़ी सुपरस्टार की जान बचाने जा रहा हूँ। वूम, तुम्हारी वो स्कूटी अजीब सा काला धुआं छोड़ती हुई उस रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई और पीछे बच गई वो करोड़ों की कंपनी की मालकिन हवा में अकेली खड़ी हुई, जिसके हाथों में एक ऐसा माला तांग का पैकेट था जिसमें से थोड़ा थोड़ा तेल लीक हो रहा था। वो बेचारी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और शॉक में वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई कि ये आखिर हुआ क्या। उधर जियांगचेंग शहर के बाहर डिस्ट्रिक्ट 9 के घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर लोकल रेसिंग वाले लोग इस जगह को डेथ अकीना माउंटेन बुलाते थे। इसके एक तरफ तो बिल्कुल सीधी खड़ी खतरनाक चट्टानें थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी गहरी खाई थी जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता था। वूम वूम वूम। आज रात इस पहाड़ी रास्ते पर पूरा बवाल मचा हुआ था। एक काले रंग की टोयोटा अल्फॉर्ड वैन अपनी जान बचाकर वहां से पागलों की तरह भाग रही थी। गाड़ी की हालत बहुत खराब थी, पूरी बॉडी पर टक्कर के निशान थे, पीछे का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और गाड़ी का पिछला हिस्सा तो मानो कुचल ही गया था। और उस वैन के ठीक पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ी थी 3 भारी मॉडिफाइड काले रंग की फोर्ड F-150 रैप्टर पिकअप ट्रक्स। वो कोई मामूली ट्रक्स नहीं थे, उनमें स्टील के भारी बम्पर और चौड़े टायर्स लगे हुए थे जो एकदम मॉन्स्टर लुक दे रहे थे। ये तीनों लोहे के दैत्य मानो अपने शिकार के साथ कोई खूनी गेम खेल रहे थे। वो बीच बीच में अचानक से स्पीड बढ़ाते और उस वैन के पीछे जोरदार टक्कर मार देते। बैंग, एक और जोरदार टक्कर हुई और वो वैन सीधे खाई के एकदम किनारे पर जाकर स्लिप कर गई। गाड़ी के आधे टायर्स अब हवा में लटक रहे थे और नीचे खाई में छोटे छोटे पत्थर खिसक कर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी किसी भी पल नीचे गहरी खाई में गिर सकती है। और उसी वैन की पिछली सीट पर एक बहुत ही छोटी सी और डरी हुई लड़की बैठी थी जिसने एक कैप और मास्क पहना हुआ था। आखिरकार उसके बर्दाश्त करने की सारी लिमिट क्रॉस हो गई। वो पूरी तरह से मेंटली ब्रेकडाउन का शिकार हो गया और फ्रस्ट्रेशन के मारे उसके मुंह से एक बहुत ही जोरदार और भयानक